अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्टिलेशन। डिफरेंट टाइप्स की हमने डिस्टिलेशन की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे डिस्टिलेशन के अंदर, और हमने ये वेपर डायग्राम चेक की थी सिंपल डिस्टिलेशन के लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है, एंड आपकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। तो ये चार टाइप जो है वो आज हम इसको क्विकली कवर करते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक फ्रैक्शनल कॉलम जो है वो अटैच होता है। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर ये कॉलम जो है वो अटैच नहीं होता, ठीक है। सो अगर हम इसको अब यहाँ से इसको हम पहले देखते हैं कि फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर हो क्या रहा है। फ्रैक्शनल कॉलम हमने ऐड क्यों किया है? हमने ऐड इस वजह से किया ताकि मल्टीपल टाइम्स कंडेंसेशन हो, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से वेपराइजेशन हो, ठीक है। आपको हो सकता है ये नज़र आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा जूम करके अभी आपको दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। अच्छा जी, इसके अंदर देखें आप, ये देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्टिलेशन कॉलम है। डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो मटेरियल बॉटम साइड पर होगा, फॉर एग्जांपल जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो लेस बॉइलिंग पॉइंट जिस मटेरियल का होगा, जिस लिक्विड का होगा, वो ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है L1, V1, L2, V2, L3, V3। ये सारी आपको लिक्विड कंपोजिशन और वेपर की कंपोजिशन जो है वो बताई हुई है, और लिक्विड का आगे बॉइलिंग पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है। अब देख लें कि जो फ्लास्क है इसके अंदर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, 87 डिग्री सेल्सियस है। जब ये फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जाता है, लिक्विड ऊपर चला जाता है, तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद फिर इवेपोरेशन होगी। ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रोसेस रिपीट होगा, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। अब इसके अंदर देखें, कॉलम के अंदर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 87 से 78 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रिड्यूस कर लिया गया है, ठीक है। सिमिलरली अब आप ये देखें, ये ऊपर चलते जाएं। अच्छा, आप ऊपर चलते जाएं, जैसे जैसे आप कॉलम में ऊपर चलते जाएंगे आपको ये नज़र आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके लिक्विड का रिड्यूस हो रहा है। और ये एक वैसे समझ में बात आती है कि जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड है, और वो वोलेटाइल जो है उसके वेपर्स जल्दी बन जाएंगे, कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग उसकी हो जाएगी, तो वो उतना ही ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि हीट आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट आप बॉटम पे यहाँ नीचे हीटिंग सोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है। हीटिंग सोर्स अप्लाई करने की वजह से यहाँ से वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स कॉलम के अंदर आ रहे हैं, कॉलम के अंदर जो है वो ग्लास आपको यहाँ प्रोजेक्शन से आ रही हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि याद होगा आपको, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कि फ्रैक्शनल कॉलम होता है, और फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर इस तरीके की जो है वो प्रोजेक्शंस होती हैं, और उन प्रोजेक्शंस की वजह से जो है वो मल्टीपल आपकी डिस्टिलेशन और मल्टीपल कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा। जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है या जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला मटेरियल है, वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, वो ऊपर आएगा और वो कंडेंसर से कंडेंस होकर अलहदा हो जाएगा, और फिर एक एंड में जो प्रोसेस आपके बच जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, जो आपके मटेरियल बच जाएगा वो मटेरियल होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इस वजह से यूज़ करते हैं जब डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नैरो होता है, ठीक है। ये ग्राफ चेक कर लें, ये ग्राफ जो है देख लें, इसमें L1, L2, V1, V2 इस तरीके से जो है वो ग्राफ के राइट से लेफ़्ट की तरफ ये चल रहा है। सो ये देखें, यहाँ L1 है, L1 जो है वो 87 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी परसेंटेज क्या है वेपर के अंदर, A 20% है और B जो है वो 80% है। लेट्स से हम कह लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ A जो है वो 5% है और जो B है वो है 95%। अगर इस पॉइंट पे हम हीट करते हैं तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये नीचे वाली लिक्विड है और ऊपर वाली जो वेपर है, कर्व, नीचे वाली लिक्विड की कर्व है, ऊपर वाली वेपर की कर्व है। अब ये जो पॉइंट है, ये L1 जो है, ये इस लिक्विड का इस टेम्परेचर पे, इस कंपोजिशन पे जब ये लिक्विड होगा, इसका इस कंपोजिशन पे, इस पॉइंट पे बॉइलिंग टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। सो हमने कहा कि ये फॉर एग्जांपल आ रहा है 87 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है, मोर और लेस 87 डिग्री सेल्सियस आ रहा है।
अब इस टेम्परेचर को, इस लिक्विड को जब आप कंडेंस करेंगे तो कंडेंस होके ये बल्कि इस लिक्विड के इस टेम्परेचर पे इस लिक्विड के साथ साथ वेपर्स भी बन रहे हैं। तो इन वेपर्स का क्या कंपोजिशन होगा, ठीक है। तो L1 जो आपका लिक्विड है जो बॉयल हो रहा है उसके अंदर वेपर्स बन रहे हैं, उन वेपर्स की क्या कंपोजिशन है, वेपर्स की कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको लाइन को इस तरह टच करेंगे और यहाँ से नीचे आप ये इस टेम्परेचर इस परसेंटेज से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी परसेंटेज क्या होगी, ए कितना परसेंट होगा और बी कितना परसेंट होगा। अब हमारे फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर हो क्या रहा है, फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर जो है ये लिक्विड जो है वेपर जो बन रहे हैं वो कंडेंस हो रहे हैं, वो लिक्विड में कंडेंस हो रहे हैं। तो ये इस जगह कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद दोबारा से उनको नीचे से हीट मिलती रहेगी, क्योंकि आप तो बॉटम से हीट कर रहे हैं। जब आप बॉटम से हीट कर रहे हैं तो हीट जो है वो ये लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है। लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। वेपर्स में हमें पता है कि वेपर्स में एनर्जी है, वेपर्स में हीट मौजूद है। वेपर्स जब ऊपर जाएंगे तो ये जो लिक्विड यहाँ कंडेंस हुआ है कि इसको भी वेपराइज कर देंगे। जब ये लिक्विड वेपराइज हो जाएगा तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। V2 के अंदर इधर आ गया, V2 के अंदर हो गया, फिर ये कंडेंस होगा, कंडेंस होके ये बना देगा L3, ठीक है। ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होके L3 लिक्विड बना देंगे। इस तरीके से L3 लिक्विड जो है नीचे से वेपर्स मुसलसल आ रहे हैं, वो जब वेपर्स आएंगे तो वो उनको लिक्विड को फिर वेपराइज कर देगा और फिर उसको वेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हाई बॉइलिंग टेम्परेचर पहला जो लिक्विड होता है पहले वो वेपर्स बनाता है। लिक्विड जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले वेपर्स बनाता है। जब वो वेपर्स बनाता है तो वेपर्स की बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम A और B इस ग्राफ को अगर हम देखें तो हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वोलेटाइल ज़्यादा है, कौन सा वोलेटाइल कम है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं A का जो अगर A 100% है तो बॉइलिंग पॉइंट 50 है और अगर B 100% है तो बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 90 है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लेस बॉइलिंग है वो मोर वोलेटाइल है, ठीक है। अगर हम लेस वोलेटाइल की कंपोजिशन इंक्रीज़ करते रहें तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहेगा, और अगर आप मोर बॉइलिंग पॉइंट वाला मटेरियल इंक्रीज़ बढ़ाते रहें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये देखें, अगर हम यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो A की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब आप देख लें, जब ये आप ऊपर की तरफ हीट करते हैं तो शुरू में A की परसेंटेज है 5, फिर हो गई आपकी A की 50, फिर हो गई 80, फिर हो गई 95। तो जैसे जैसे ये A की परसेंटेज बढ़ रही है तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, और ये हमें साथ नज़र भी आ रहा है 87, 78, 63, 53 डिग्री सेल्सियस एंड 51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये प्रोसेस चल रहा है मुसलसल आपके कॉलम के अंदर के पहले हाई बॉइलिंग वाला जो है लिक्विड वो बॉयल करेगा, उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स को नीचे से एनर्जी मिलेगी, वेपर्स जो है सॉरी पहले कंडेंस हो गए लिक्विड के अंदर, फिर लिक्विड को एनर्जी मिलेगी, फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है वेपर्स बनाने में, यहाँ कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ कम एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है? बिकॉज इस जगह पे A की परसेंटेज 95% है और B जो है वो बहुत कम रह गया, B जो है वो खाली 5% रह गया। इसी वजह से ऊपर वाले पोर्शन पे कम टेम्परेचर पे भी वेपर्स जो हैं वो बन जाते हैं, बिकॉज दे आर मोर वोलेटाइल। इसी वजह से लो टेम्परेचर पे भी आपकी बॉइलिंग हो जाती है और बॉइलिंग होके ये आपके कॉलम के अंदर जो है ये मूव कर जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ मेंशन्ड है, आप इसको एक दफ़ा रीड भी कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस चल रहा है, AB मिक्सचर है। जब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हमने हीट करना शुरू किया है और A की कंसंट्रेशन जो है वो 5% है, ये बॉयल करेगा L1 टेम्परेचर के ऊपर, ये कंडेंस होके बनाएगा V1 बनाएगा, उसके बाद ये जो है आपका V1 जो है ये कंडेंस होके V1 जो है वो कंडेंस होके जो आपका L2 लिक्विड बनाएगा, ठीक है। और फिर आपके इस तरीके से राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है वो ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। नाउ दिस लिक्विड L2 हैज़ मोर कंपोनेंट ऑफ A, जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे जैसे आप ये लेफ़्ट तरफ की तरफ मूव कर रहे हैं तो A की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, और A की कंसंट्रेशन जब बढ़ रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है।
Because of this, L2 will vaporize at lower temperature when it comes in contact with the additional vapors from below. वो बॉटम से वेपर्स जो है वो मिलते रहेंगे और उनसे वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा और फिर इस तरीके से वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है? जब आपके पास क्लियरली दो कर्व्स नज़र नहीं आ जाती हैं। हम ये अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या मतलब है इसका। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? If the distillation column is long enough and provides sufficient area, it allows many repeated vaporization and condensation processes. तो अगर ये कॉलम की आप लेंथ बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है इनमें जो है वो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन के जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जब स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अच्छी जो है वो आप सेपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात डन है कि जो मटेरियल टॉप पर आएगा, जो टॉप पे मटेरियल आएगा इस साइड से जो अलहदा होगा वो ए होगा। जो लेस वोलेटाइल मटेरियल है वो नीचे रह जाएगा और जो मोर वोलेटाइल मटेरियल है वो हमेशा टॉप से एग्जिट करेगा, ठीक है। सो जब हमारे एंड प्रोडक्ट मिलेगा, एंड प्रोडक्ट में हमें प्योर ए की कंसंट्रेशन जो है वो मिलेगी, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ए जो है वो टोटल रिमूव नहीं हो जाता। जब ए रिमूव हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ए यहाँ से सारा रिमूव हो गया, पीछे रह गया बी। बी जो है वो हाई टेम्परेचर पे बॉईल होता है, हम यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि टेम्परेचर हमारे इस थर्मामीटर के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शुरू में क्या हो रहा था? शुरू में वेपर्स बन रहे थे, वेपर्स बन के ये ऊपर जा रहे थे और ऊपर जाके ये थर्मामीटर से टच कर रहे थे और थर्मामीटर से जब टच करते थे तो हमारे पास टेम्परेचर आता था, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास लेट से शुरू में आ रहा था 50 आ रहा था, 60, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया। शुरू में टेम्परेचर आ रहा था 50 आ रहा था क्योंकि ये वेपर्स ऊपर टच कर रहे थे, फिर 53 आना शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर में 60, ठीक है। तो ए जब रिमूव हो जाएगा फिर नेक्स्ट वेपर्स किसके बनेंगे? नेक्स्ट बनेंगे वेपर्स बी के। और बी जो है वो होता है बॉयल हाई टेम्परेचर पे। जब ये हाई टेम्परेचर पे बॉयल करेगा तो फिर हमारे पास जो थर्मामीटर पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ए, द टेम्परेचर एट द थर्मामीटर स्टार्ट राइजिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट बी, ठीक है। तो जब लेस वोलेटाइल आपका मोर वोलेटाइल मटेरियल जो है वो आपका अलहदा हो गया, फिर लेस वोलेटाइल मटेरियल या ऐसा मटेरियल जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो आपको थर्मामीटर में शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन सिंपलर टर्म्स, डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट्स द मिक्सचर into its individual components. It starts by evaporating the mixture. पहले आप इवेपोरेट करेंगे, फिर कंडेंस करेंगे लिक्विड को, आहिस्ता आहिस्ता ए की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती रहेगी। मल्टीपल टाइम्स इसको आप रिपीट करेंगे अनटिल डिस्टिलेट जो फाइनल आपके पास लिक्विड आया है वो प्योर ए ना हो जाए, ठीक है। सो ए जो है वो प्योर सेपरेट कब होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब एकदम से थर्मामीटर की टेम्परेचर रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। जब थर्मामीटर की टेम्परेचर रीडिंग बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि यस ए जो था वो लेस वोलेटाइल, जो मोर वोलेटाइल था, लेस बॉइलिंग टेम्परेचर वाला था, वो अलहदा हो गया। अब हाई टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब है कि जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला बी मटेरियल है वो अब हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। सो इनकी असल में एक एफिशिएंसी होती है। असल में तो ये है प्रोसेस कि जब आप बॉयल करें तो वेपर्स बने, वेपर्स और लिक्विड इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। अब ये ग्राफ जो है वो टाइम और टेम्परेचर के दरमियान है। सो अगर बिल्कुल प्योर लिक्विड है, प्योर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ए लिक्विड है खाली, तो प्योर लिक्विड है खाली ए की कंपोनेंट है, उसके अंदर और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो उसके अंदर असूलन क्या होना चाहिए कि ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। टेम्परेचर और टाइम के दरमियान जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए असूलन, ठीक है। अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम फॉर अ प्योर लिक्विड विल शो अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस तरह का ए जो ग्राफ आपको बन रहा है ये इस तरह का नज़र आना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता इस तरह नहीं है क्योंकि हमारी मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपने वो आपस में मिलाए हुए होते हैं, तो फिर हमें ग्राफ इस तरह का आता है, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका मतलब है कि जो आप डिस्टिलेट आपके पास हासिल हो रहा है वो बिल्कुल प्योर कंपोनेंट है और उसके अंदर लिक्विड और वेपर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है। लिक्विड्स और वेपर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो सेम है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है आपका, बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब आपका वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं लिक्विड के साथ। तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर के बराबर, वेपर प्रेशर का जो वेपर प्रेशर विल बिकम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, देन द बॉइलिंग पॉइंट इज अचीव। ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में होता क्या है, हम जो है ना सेपरेट कर रहे होते हैं, और अगर इस तरह की हमारी ग्राफ आ रहा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की जो रीडिंग आ रही है वो इस तरह की आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी सेपरेशन जो है वो अच्छी नहीं हुई, द सेपरेशन इज़ पुअर। ठीक है, सेपरेशन पुअर है अगर इस तरह की आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर आपको क्लियर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता ही जा रहा है टेम्परेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी अगर आप डिस्टिलेशन करना चाहते हैं तो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए, जिस तरह का ये सी ग्राफ आ रहा है। ठीक है। क्यों ये अच्छा क्यों है ग्राफ? ये अच्छा ग्राफ इस वजह से क्योंकि इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल रीजन्स हैं। इस हॉरिजॉन्टल रीजन है, ये स्ट्रेट लाइन का मकसद मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका प्योर लिक्विड, प्योर कंपोनेंट अलग हो गया है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, जब स्ट्रेट लाइन आएगी इसका मतलब है कि प्योर लिक्विड है और इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं मिली हुई, इसके अंदर कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, सारी लाइन जो है ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि यस उसमें ए और बी दोनों ही मिक्स है। ये पॉइंट, ये जो ग्राफ आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि यस यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक ही मटेरियल है और जो डिस्टिलेट आपको हासिल हुआ है वो आपका प्योर है। ठीक है। सो आप परफॉर्म ऐसे ही करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देंगे और आपने टेम्परेचर नोट करना होगा, और टेम्परेचर के साथ साथ आप चेक कर रहे होंगे कि आपका डिस्टिलेट कौन सा आया, डिस्टिलेशन वॉल्यूम क्या क्या आया। ठीक है। सो इस तरीके से आप डिस्टिलेशन एफिशिएंसी जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर थर्मामीटर की डेप्थ क्या होनी चाहिए। ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, अगेन रिपीट करता हूँ कि ये जो थर्मामीटर की जो टिप है वो आपके इस साइड ट्यूब से थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए, ताकि वेपर्स जो है वो सही इसके साथ टिप में कांटेक्ट में आए। अब ये थर्मामीटर इतना भी ना डिप कर दें कि वो लिक्विड के साथ टच होना शुरू हो जाए। हम लिक्विड के साथ टच नहीं करना चाहते, हम खाली ये चेक करना चाहते हैं कि जो वेपर्स बन रहे हैं उनका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि हमने उस टेम्परेचर की बेस पे जो है वो सेपरेशन करनी है और हमारे इस तरह के ग्राफ आएंगे, ग्राफ आएगा। और अगर हमारे पास इस तरह का जितना क्लोज होगा, इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड शेप, सिग्मॉइड शेप। ठीक है। तो अगर जितना क्लोज टू सिग्मॉइडल शेप के आपका ग्राफ आएगा, इसका मतलब है कि उतनी ही अच्छी आपकी डिस्टिलेशन हो रही है और सेपरेशन हो रही है। तो इस वजह से आपने जो टिप है उसको इस बैंड से थोड़ा सा नीचे रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं कर देना और बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो लिक्विड के अंदर भी जो है वो इसको डिप नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जो है इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि हम स्टीम बना रहे हैं और स्टीम बना के हम अपने लिक्विड के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और फिर लिक्विड जो है यहाँ से बॉयल हो रहा है और बॉयल होके वही प्रोसेस है कि वो कंडेंस होके डिस्टिलेट हमारा जो है वो यहाँ से हासिल हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि स्टीम जो है, आपको पता है कि स्टीम जो है उसका कंटेंट जो होता है उसके अंदर एनर्जी जो है वो अच्छी ट्रांसफ़र होती है, और अच्छी ट्रांसफ़र होने की वजह से आप लोअर टेम्परेचर पर लिक्विड को जो है वो बॉयल कर सकते हैं ईजीली। ठीक है। सो हमारा अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वोलेटाइल है, आप स्टीम के ज़रिए उसको लोअर टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो वेपर फॉर्म में स्टीम है और वेपर फॉर्म में टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन और हीटिंग जो है बड़ी यूनिफॉर्म होती है एज़ कम्पेयर्ड अगर आप डायरेक्ट कोई हीटिंग सोर्स बॉटम से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टीम का फ़ायदा एक तो ये है कि आप मोर वोलेटाइल मटेरियल जो है उसको लोअर टेम्परेचर कंपैरेटिव टू अदर मेथड्स जो है वो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इट प्योरीफाइज एंड आइसोलेट मटेरियल्स, टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स, नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, हमारे पास डिफरेंट फिनोल्स हो गए जो हम एक्वस सैंपल से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो करना क्या है, आपने इस तरह फ्लास्क के अंदर जो है वो स्टीम को इंट्रोड्यूस करवानी है। ठीक है। सो स्टीम इस तरह का कुछ सेटअप होगा, स्टीम आप लाइन बनाएंगे और स्टीम की आप जो है वो इनलेट देंगे अपने फ्लास्क के अंदर, और फिर उसी तरीके से यहाँ से ये सेपरेशन होगी। अब ये जो आप देख रहे हैं साइड पे, ये यू शेप आप ये
आप देख रहे हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम हिकमैन, इट इज़ कॉल्ड हिकमैन स्टिल, इसे हम हिकमैन स्टिल कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो हम हिकमैन स्टिल जो है ये भी यूज़ करते हैं इसके अंदर कई कबार सेटअप के अंदर फॉर डिस्टिलेशन। इसका फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट एक एंड से जो है वो आप स्टीम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आप एक सेपरेट आउटलेट दे देते हैं कंडेंसर को कनेक्ट करने के लिए और थर्मामीटर को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर एक जो है वो इस तरह की हिकमैन स्टिल या यू शेप जो है वो इसकी सेपरेटर जो है वो ट्यूब यूज़ हो सकती है और स्टीम को इंट्रोड्यूस करवाने में और फिर टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन की एग्जांपल मैंने आपको बता दी। फ़ायदा क्या है इसका? एक तो आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं उनको इस्तेमाल किए बगैर आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे सेपरेशन इतनी अच्छी हो सकती है कि आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो हासिल नहीं होगा। इसको जब आप स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद जो है वो डिस्टिलेट अगर एक से ज़्यादा भी है तो 2 लेयर्स में आ जाता है। उस लेयर्स को आप इजीली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से जो है वो आप सेपरेटिंग फनल के अंदर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर स्टीम का एक फ़ायदा ये है कि स्टीम जो है वो अच्छी, मैंने आपको बताया कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है और चीप भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो आप इसको लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल के लिए भी स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट है, ज़्यादा कोई इसके अंदर स्पेशल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने मेक श्योर करना है कि जो आप इनलेट या आउटलेट दे रहे हैं स्टीम की, जो आपकी पाइपिंग है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल फिक्स्ड हो, उसके अंदर कोई गैप ना हो, उसके अंदर कोई क्रैक्स ना हो, ठीक है, ताकि एक्सट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो सके और हम कम फ्यूल यूज़ करते हुए हम ऑयल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन है हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा मेथड है अगर आप चाहते हैं लो टेम्परेचर पे सब्सटेंस को सेपरेट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम ये होता है कि आप प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं बाय रिमूविंग द ऑक्सीजन, बाय रिमूविंग द एयर आप एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देते हैं, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ये होता है जब वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दें तो वेपर प्रेशर आपको थोड़े से ही चाहिए होगा बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए। अगेन मैं बार रिपीट कर देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आपने क्या किया, दो, अगर आप चाहते हैं कि बॉइलिंग करवाएं तो एक काम तो ये कि आप मटेरियल को इतना हीट करें कि उसके इतने वेपर्स बने और उनका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। एक तो ये काम है, लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें आपको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा और हीट ज़्यादा करने की वजह से कोई मटेरियल हो सकता है वो ख़राब हो जाए। सो ऐसा मटेरियल ख़ास तौर पे जिनकी 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है और उनको आप इतना ज़्यादा हीट नहीं कर सकते बिकॉज उनके अंदर कोई डिकम्पोजिशन हो सकती है, तो आप क्या करें, आप ऐसा करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर दें बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। सो आप वैक्यूम अप्लाई कर देते हैं और फिर लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग को अचीव कर देते हैं। अच्छा, जितनी भी आपकी ये डिस्टिलेशन हो रही है, ये कुछ चीज़ें पहले डिस्कस नहीं की लेकिन यहाँ डिस्कस हो रही है और मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्रीवियसली जितने भी हमने सेटअप पढ़े हैं स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर नहीं, जो हमने सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हमने डिस्कस की है, इनके अंदर हम ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर एक चीज़ डालते हैं, ऐड करते हैं और उस चीज़ को कहते हैं बॉइलिंग स्टोन्स या बॉइलिंग स्टिक्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ बॉइलिंग स्टोन्स एंड बॉइलिंग स्टिक्स। असल में ये स्टोन्स या स्टिक्स इस तरह की मटेरियल होती है, पोर्सिलेन की कॉमनली मटेरियल जो है वो बना हुआ होता है। ये आप अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं। दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द बम्पिंग एंड इरप्शन ऑफ बबल्स। बम्पिंग एंड इरप्शन का क्या मतलब, यानी कि जब आप हीट करते हैं, हीट करने की वजह से बबल्स बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। हम ये चाहते हैं कि वेपर्स छोटे साइज़ के बने और छोटे साइज़ के बने और वो बर्स्ट करें और वो मूव करें कंडेंसर के अंदर। हम ये नहीं चाहते कि बबल्स इकट्ठे हो के वो बड़े बबल्स में कन्वर्ट हों और बड़ा बबल एकदम से जो है वो एक्सप्लोड करें। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि इसकी वजह से, इस इरप्शन की वजह से
पंपिंग की वजह से आपका जो मटेरियल है और आपका जो अपरेटस है वो क्रैक हो सकता है, क्योंकि आप टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं अगर, तो हीट की वजह से आपका ग्लास मटेरियल, आपका अपरेटस या हो सकता है वर्कर जो है उसको नुकसान हो जाए। सो हम ये चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टिक्स या स्टोन्स जो हैं वो पोर्सिलेन के बने हुए वो इसके अंदर ऐड करते हैं। सो व्हेन द लिक्विड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क सडनली इरप्ट्स इनटू लार्ज बबल्स इट कॉज स्प्लैश, और स्प्लैश की वजह से कंडेंसर को भी आपकी जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका डिस्टिलेट जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा, या फिर आप भी कह सकते हैं कंटेमिनेशन आएगी, या बबल्स जब बने और बबल्स फटे तो हो सकता है ए के साथ बी मटेरियल भी साथ जो है वो कंडेंस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टिक्स और स्टोन्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड करते हैं। ये करती क्या है स्टिक्स एंड स्टोन्स, ये एडिशनल न्यूक्लिएशन साइट्स जो है प्रोवाइड करती है। न्यूक्लिएशन क्या होती है, न्यूक्लिएशन होती है बिल्कुल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों का इकट्ठे होना और बिल्डअप होना और उसके बाद उनका ग्रो करना। यही न्यूक्लिएशन हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे आगे क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, उसके अंदर भी यही है कि स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द पार्टिकल्स इकट्ठे होना शुरू होते हैं, यानी एग्रीगेशन स्टार्ट होती है। सो ये क्या करते हैं, स्टोन्स मौजूद होंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, इन स्टोन्स के इर्द गिर्द जो है वो स्मॉल बबल्स बनना शुरू होंगे और ये लार्ज वेपर बबल्स को बनने से रोकेंगे, ठीक है। एक और इनका फ़ायदा ये है कि ये क्योंकि जब आप स्टोन्स इसके अंदर स्टिक्स डाल देते हैं तो इससे ये होता है कि हीट जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा नहीं होता कि हॉट स्पॉट्स बन जाएं। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, हॉट स्पॉट्स होते हैं कि एक ही जगह हीट जो है वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो हीट जो है वो यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये हम करते हैं बॉइलिंग स्टिक्स एंड स्टोन्स, ये यूज़ करते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, ठीक है। हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर ये यूज़ नहीं करते स्टोन्स, हम ये इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं स्पिन वेन। स्पिन वेन कहते हैं, स्पिन वेन या स्पिन बार। ये वेन है, बार होती है सिंपल मैग्नेटिक स्टीरर की तरह, ठीक है। सो आपने करना क्या है, इनको ऐड कर देना है। एक जो वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्यूबिंग है, क्योंकि आप वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं, आप प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि जो ट्यूबिंग आप यूज़ कर रहे हैं, जो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो थिक हो। ब्लैक ट्यूबिंग इसके अंदर कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। और ये ट्यूबिंग जो होती है ये प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि जब आप वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो वैक्यूम के बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, वैक्यूम के अंदर वाली साइड पे कम है, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो है ना वो इसको विथस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इज़ कि आपकी जितने भी मटेरियल है, जो जॉइंट्स आपने कंडेंसर आपस में जोड़ना है या फिर आपने वैक्यूम को जोड़ना है या डिस्टिलेशन फ्लास्क को आपने कनेक्ट करना है हिकमैन स्टील के साथ, तो इनकी जो फिट है, इनके जॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही फिट हों। तो इसको कॉमन यूजुअली फिट करने के लिए हम थोड़ी सी ग्रीस जो है वो अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली फिट हो जाती हैं मटेरियल, ठीक है। तो आपस में बिल्कुल इसको स्नगली फिट कहेंगे और बिल्कुल जो है वो 100% आपको अच्छी कनेक्शन जो है वो विदाउट लीक जो है प्रोवाइड करेगा। और ये तो बात लिखना बिल्कुल ज़रूरी है कि क्रैक फ्री होना चाहिए आपका, ऐसा ना हो कि वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से आपका ऑपरेटर ही क्रैक कर जाए, तो क्रैक फ्री भी होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह का ऑपरेटस है हमारे पास जो है ये फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो आपको यू शेप में दिखाई थी उसमें भी इसको कहते हैं क्लाइसन फ्लास्क, इसको क्लाइसन फ्लास्क कहते हैं। इस जगह पे ऊपर हम हिकमैन स्टील जो है इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। हिकमैन स्टील भी जो है वो कई बार इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये फ्लास्क जो है इसको हम कहते हैं क्लाइसन फ्लास्क। और इस क्लाइसन फ्लास्क के साथ जो है आपके कनेक्शन हुआ है कंडेंसर का। कंडेंसर के बाद जो है रिसीवर से पहले वैक्यूम जो है वो अटैच हुआ है, ठीक है। सो रिसीवर से पहले आपने वैक्यूम को अटैच करना है। ये एक यहाँ पे आप ऑपरेटस देख सकते हैं, इसी तरह का ऑपरेटस है, और ये बिल्कुल रिसीविंग फ्लास्क से पहले इस जगह कंडेंसर के बाद जो है इन्होंने वैक्यूम पंप की इनलेट दी हुई है, ठीक है। सो आपने करना क्या है, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। तमाम
जो सॉल्वेंट्स हैं, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट हैं, उनको आप पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो आपका रूम टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देंगे। और इवेपोरेट करने के लिए ये इवेपोरेटर जो आपको यहाँ नज़र आ रही है तस्वीर, इसे हम कहते हैं रोटरी इवेपोरेटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, इट इज़ कॉल्ड रोटरी इवेपोरेटर। इस तरह होता है ये रोटरी इवेपोरेटर। ठीक है, ये रोटरी इवेपोरेशन फ्लास्क है। असल में ये रोटेट करता है आपके इस हीटिंग बाथ के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे, और आप इसके अंदर जो है वो इसको पहले कर देंगे, हीट कर देंगे और इवेपोरेट कर देंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट को। उसके बाद आप इसको थोड़े स्मॉल उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें फ्लास्क के अंदर, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि एक स्मॉलर फ्लास्क के अंदर जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर स्मॉल फ्लास्क के अंदर जो आपने स्पिन बार या स्पिन वेन जो है वो ऐड कर दी, अपरेटस आपने इस्टेब्लिश कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया ग्रीस लगा के, उसी तरीके से कोई इसके अंदर जो है वो लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसको स्लोली जो है वो इसको हीट करना शुरू किया। ठीक है, और साथ आपने जो है वो वैक्यूम भी अटैच कर दिया वैक्यूम लाइन के साथ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो आपने इंक्रीज़ करना है, स्टीयरिंग को कंटिन्यू रखना है ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहे। वाटर जो कंडेंसर के अंदर जो वाटर जो मूव कर रहा है उसको आप जो है वो इनिशिएट कर दें, ताकि साथ साथ बॉइलिंग के लिक्विड जो है वो कंडेंस होकर रिसीविंग फ्लास्क के अंदर अचीव होना शुरू हो जाए। या फिर मैंने आपको बताया कि कई कबार हम इस तरह का ये हिकमैन स्टिल जो है वो इसके ऊपर अटैच कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हिकमैन स्टिल जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन बता देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हिकमैन स्टिल एकदम से बिल्कुल फिल हो गया, आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो लिक्विड जो इकट्ठा होना शुरू हो गया और ये बिल्कुल फिल हो गया है, उसका मतलब है कि आप टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ यानी कि रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे हैं। आपको स्लोली रेज़ करना है टेम्परेचर। फिर क्या करें, इसको हॉट प्लेट से इस पूरे सेटअप को थोड़ा ऊपर कर दें। उसके बाद जो है कूलिंग जब हो जाए, आप इसको ऊपर करने के बाद वैक्यूम भी ऑफ कर दें, वैक्यूम भी आप ख़त्म कर दें, ट्यूब को आप उससे डिस्कनेक्ट कर दें। जब वापस ये कूल डाउन हो जाए दोबारा से वैक्यूम अप्लाई करें और दोबारा से इसकी बॉइलिंग को और डिस्टिलेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल मेथड है कि आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसके अंदर हम वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं और लो टेम्परेचर के ऊपर सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन कई कबार ऐसे होता है कि मटेरियल जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता और उसको आप हाई टेम्परेचर इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसको हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। सो ये होता है किस लिए, ये ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके अंदर हमारे पास कोई वुड्स होती हैं जिनको आप हीट करते हैं और हाई टेम्परेचर पे हीट करके आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। 500 to 900 डिग्री सेल्सियस तक इनकी रेंज है जिसके ऊपर इनको हीट किया जाता है क्लोज वेसल के अंदर। क्लोज वेसल के अंदर इनको हीट करेंगे, इनके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में इनको हाई डिग्री सेल्सियस तक 900 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको हीट किया जाता है और ये बहुत अरसे से इस्तेमाल भी होती आ रही है। पहले हम वुड से हासिल करते थे मेथनॉल, एसिटिक एसिड, टर्पंटाइन, चारकोल, तो ये सारे जो हैं वो हम पायरोलाइसिस से ही कलेक्ट कर रहे थे। सो इनके अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम इसको हीट कर देते हैं। जब आप हीट करेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस भी मिलेंगी, कुछ हाइड्रोकार्बन ऑयल्स भी मिलेंगे, चारकोल भी मिलेगा साथ। तो गैसेस के अंदर हमारे पास कॉमनली जो वुड से और ये ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल होती हैं उसमें मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कुछ लोअर हाइड्रोकार्बन्स की हमारे पास मटेरियल जो है वो इसमें मिल सकता है ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो एप्लीकेशंस डिस्टिलेशन की अगर मैं डिस्कस करूं तो ये हम मेन चीज़ तो ये कह सकते हैं कि प्योरिटी को डिफ़ाइन करने के लिए अगर हम डिस्टिलेशन एफिशिएंसी की भी बात करें तो उसके अंदर भी हमें जो ग्राफ मिलता है हम प्योरिटी बता सकते हैं कि हमारा डिस्टिलेट जो है वो कितना प्योर है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हमारा जो सब्सटेंस है वो 100% या नियर टू 100% प्योरिटी रखता है। फिर हम वोलेटाइल सब्सटेंस अगर मटेरियल का आपके
फॉर एग्जांपल वुड्स हैं या सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं, कोई वोलेटाइल कंपोनेंट, उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं और उनको करेक्टराइज करना चाहते हैं, तो यस करेक्टराइजेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिस्टिलेशन आप कर सकते हैं। आप जो है वो इन वोलेटाइल मैट्रिक्स के अंदर से वोलेटाइल सब्सटेंस को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल फ्रॉम नॉन वोलेटाइल मटेरियल, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। आप प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सॉल्वेंट्स जो है वो बना सकते हैं। हम ग्राफ अगर अभी डिस्कस किया ये बात, फिर हम ये बता सकते हैं कि ट्रेस एलिमेंट, अगर आपकी कोई ड्रग है, डोजेज फॉर्म है, उसके अंदर कोई पॉलीमर्स हैं, कोई वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स जो है उनकी कंटेमिनेशन हुई हुई है, या कोई और हैवी मेटल है, या कोई और ट्रेस एलिमेंट है जिसकी कंटेमिनेशन हुई हुई है, तो आप इससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यस टेम्परेचर क्योंकि डिफरेंट आ रहा है, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आ रही है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई जो है वो कंटेमिनेशन हो गई है। और फिर फर्दर मज़ीद टेस्ट आप कर सकते हैं, इनिशियल टेस्टिंग हो सकती है, इसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका मटेरियल जो है वो प्योर हो गया नहीं हुआ। सो ये टॉपिक था हमारा डिस्टिलेशन। अगेन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा और अर्ज करूंगा कि प्लीज़ काइंडली डू पोस्ट क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर, एनी क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आई, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किसी चीज़ को, पॉइंट को अगर नहीं बेहतर समझा पा रहा या इसको मैं मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको इम्प्रूव करके बता सकूँ। सो हमेशा की तरह ये जो है आप काइंडली जो है इसको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।